स्वागत है आपका उस दुनिया में जहाँ पे डर का राज है। वो हॉस्पिटल से वापस आ गई थी। अब उसकी तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन वो ज़्यादातर अकेले ही रहती थी। सारे लोग इसके लिए बहुत परेशान थे। सारा उसे हंसाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो थोड़ा बहुत मुस्कुरा देती। सारा के भाई वापस चले गए थे, जबकि इसकी माँ और इसके फैज़ भाई इसके साथ रुक गए थे। असद ने एक बहुत खूबसूरत घर ले लिया था। इमरान ने उसे मना भी किया, लेकिन उसने कहा वो इंडिया सिर्फ इससे मिलने आया था, लेकिन अब वापस दुबई नहीं जाएगा। इसका माइंड चेंज हो गया है, तो इससे बेहतर है कि वो अपना घर ले ले। वो निदा के लिए फिक्रमंद था। रमशा का भी कुछ अता पता नहीं था। जिंदगी वापस अपनी पटरी पर आ गई थी और बहुत पुरसुकून थी। शायद ये तूफान आने से पहले की खामोशी थी। इन सबको लगा कि रमशा ने हार मान ली है, लेकिन रमशा हार मानने वालों में से हरगिज नहीं थी। वो किसी चोट खाई शेरनी की तरह बिखरी हुई थी। निदा को हॉस्पिटल से आए 3 दिन हो गए थे। अब वो ठीक है। अम्मी, मुझे लगता है अब हमें घर जाना चाहिए। इसके फैज़ भाई बोले। निदा ने घबरा कर इमरान को देखा। उसकी भी यही हालत थी, जबकि इन दोनों के चेहरे के उड़े रंग को देखकर सारा को हंसी आ गई और असद भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। अम्मी, मैं भी यहीं रहना चाहती हूँ। आप भी कुछ दिन रुक जाए ना। और देहरादून तो देखा ही नहीं आप लोगों ने। जब से आए हैं मेरी वजह से परेशान हैं। उसने जल्दी से बहाना किया और इमरान को घूरा, जैसे इशारे में उससे कह रही हो कि वो भी इन्हें रोके। नहीं बेटा, वैसे भी तुम इतने दिन से घर नहीं थी। अब तुम्हें चलना पड़ेगा और आज के बाद तुम यहाँ नहीं आओगी। मुझे लगता है जॉब करने का शौक पूरा हो गया है तुम्हारा। अब यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी अम्मी बोली। नहीं आंटी, आप अभी नहीं जा सकती। निदा ठीक कह रही है, कुछ दिन रुक जाइए। हम साथ में घूमने चलते हैं। देहरादून आपकी उम्मीद से ज़्यादा खूबसूरत है और इतने दिनों से इतनी परेशानियां झेली हैं हमने। थोड़ा आउटिंग पर जाएंगे तो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और निदा को भी अच्छा लगेगा, इमरान बोला। निदा की माँ की बातों से वो डर गया था। किसी तरह इसने निदा की फैमिली को रोक लिया। निदा ने दिल ही दिल में उसका शुक्र अदा किया। रात के खाने से फारिग होकर सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। असद अपने घर जा चुका था। निदा की माँ उसके साथ ही सोई थी। उनके खर्राटों से इसकी नींद उचट हो चुकी थी। उसे रह रहकर इमरान का ख्याल आता। वो सोच रही थी कि अगर वो अपने घर चली गई तो क्या देहरादून वापस नहीं आ सकेगी, और वो अपनी फैमिली से कैसे कहे कि वो इमरान के बिना नहीं रह सकती। वो करवटें बदलती रही और आखिरकार अपना बिस्तर फेंक कर उठ बैठी और इमरान के कमरे में चली आई। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर आ गई। इमरान नींद की वादियों में गुम था। वो इसके सरहाने बैठ गई और इसके सिल्की बालों में हाथ फेरने लगी। इसके चेहरे पर छोटे बच्चे सी मासूमियत थी। निदा ने बेख्तियार इसके गालों को छू लिया। इमरान ने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया। निदा चौंक गई। आप जाग रहे थे? मुझे लगा आप सो रहे हैं। तो उसने जल्दी से हाथ इसके चेहरे से हटा लिया और जाने लगी। इमरान ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधी इसके सीने पर आ गिरी। तुम्हें जरा भी मैनर्स नहीं है। एक हैंडसम बंदे को सोता देखकर उस पर लाइन मारने लगी। उसे अपने करीब करते हुए शरारत से बोला। निदा का चेहरा सुर्ख हो गया। वो इसकी बातों के शिकंजे से निकलने के लिए बेताब थी। ऐसा कुछ भी नहीं है इमरान, मुझे छोड़िए प्लीज। मैं कोई लाइन नहीं मार रही थी, वो बोली। इमरान के लब पर मुस्कुराहट आ गई। और अगर ना छोड़ू तो मैं शोर मचा दूंगी। फिर मैं कह दूंगा सबसे तुम इतनी रात को मेरे कमरे में किसी गलत इरादे से आई थी। फिर क्या करोगी, बोलो। निदा को परेशान करके उसे मजा आ रहा था। इमरान, जाने दे मुझे, वरना क्या? मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। निदा ने धमकी दी, जो कारगर साबित हुई। इमरान ने इसका हाथ छोड़ दिया और उठकर बैठ गया। वो भी जल्दी से भागने लगी, लेकिन उससे पहले इमरान ने इसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ले ली। तुमने जो आज कहा वो दोबारा कभी मत बोलना, समझी? मैं तुमसे दूर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो जज्बाती हो गया था। इमरान, मैं मजाक कर रही थी, लेकिन मेरे लिए ये मजाक नहीं है निदा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ।
तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरे जीने की वजह हो, मेरी खुशी का ज़रिया हो। तुमसे मिलने से पहले मुझे अपनी ज़िंदगी कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी। तुम्हारे साथ मेरे लिए किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह है निदा, और मैं नहीं चाहता कि ये ख्वाब कभी भी टूटे। वो रवानगी में बोलता जा रहा था, जबकि निदा आंखों में आंसू लिए उसे देखती रही। कितनी खुशकिस्मत थी वो जो उसे इमरान जैसा हमसफर मिला था। निदा, तुम रो क्यों रही हो यार? जानती हो ना मैं तुम्हारा रोना नहीं देख सकता। चलो रोना बंद करो। वो इसके आंसू पोंछते हुए बोला। निदा इसके सीने में मुंह छुपाकर रो दी। आई लव यू इमरान। आई लव यू टू इमरान की जान, वो शोखी से बोला। निदा ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। कुछ देर बात करने के बाद निदा इसकी बाहों में सो गई, जबकि वो इसे सोता देखता रहा। इमरान को भी नींद आने लगी। तभी इसने निदा को गोद में उठाया और इसके कमरे में ले जाकर सुला दिया और वापस अपने कमरे में आकर सो गया। उसी पल कहीं और रात के अंधेरे में एक काला साया कब्रिस्तान की एक कब्र को खोद रहा था। कब्र खोदने के बाद उसने मुर्दे की कुछ हड्डियां निकाली और काले रंग से घेरा बनाकर इस हड्डी को इसमें डाल दिया और इस घेरे में एक छोटा सा गड्ढा बनाया और अपने पास रखे पिंजरे से एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद कबूतर निकालकर ज़मीन में दफना दिया और इस पर नींबू में कुछ सुइयां चुभो दी। इसके बाद वो साया धीरे धीरे अपने कार की ओर जाने लगा। उसने अपने चेहरे से नकाब हटा ली। वो रमशा थी। इसके चेहरे पर एक खूंखार मुस्कुराहट थी, जैसे अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हो। सारा किसी रोबोट की तरह अपने बिस्तर से उठी और बिना इधर उधर देखे सीधा अपने दरवाज़ा खोलकर कमरे से निकल गई और मेन गेट खोलकर बाहर चली गई। रात के शायद 3 बज रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। वो अंधेरे को चीर सीधा चली जा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे निदा के साथ हुआ था। सुबह निदा उठी तो इसने पूरे घर में उसे ढूंढ लिया, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं था। उसने उसे फ़ोन भी किया, लेकिन इसका फ़ोन कमरे में टेबल पर रखा हुआ था। वो घबरा गई और इमरान के पास दौड़ी। इमरान, उठिए जल्दी। क्या हो गया निदा? सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो? वो कसलमंदी से आंखें मलता हुआ बोला और उठकर बैठ गया। इसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। रात भर ठीक से सोया भी नहीं था। सारा घर में नहीं है। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, इसका कोई अता पता नहीं है। उसने एक सांस में सारी डिटेल दे दी। इसकी सारी नींद उड़ गई। उसका फ़ोन भी घर पर ही है। निदा थकी हुई थी, उसके बगल में बैठ गई। हो सकता पार्क गई हो। वैसे भी आजकल उसे वजन घटाने का शौक चढ़ा है, जॉगिंग के लिए गई होगी। वो शायद खुद को दिलासे देने की कोशिश कर रहा था। तभी कॉल बेल बज उठी। दोनों एक साथ बाहर लिपके, लेकिन दरवाजे पर असद था। निदा ने उसे फ़ोन करके सब बता दिया था। कुछ पता चला? सारा वापस आई? उसने एक साथ कई सवाल पूछे। दोनों ने ना में सर हिला दिया। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। इमरान फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। इसके बाद बिना नाश्ता किए ही असद और निदा के भाई के साथ सारा को ढूंढने के लिए चला गया। निदा ने अपनी माँ के कहने पर ज़बरदस्ती एक सैंडविच लिया और दवा खाकर सोफे पर आकर बैठ गई। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर रमशा का नंबर चमक रहा था। निदा का खून खौल उठा। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। हाय निदा, क्या हुआ? सारा घर पर नहीं है क्या? उफ, तुम्हारे होने वाली नंद भी ना कहीं असद को लेकर भाग तो नहीं? जुबान संभाल कर बात करो रमशा। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने ही उसे किडनैप किया है। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। निदा गुस्से से चिल्लाई। इसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। ओले ले, मिली जानू को गुस्सा आ रहा है। रमशा जानबूझकर उसे चिढ़ाते हुए तोतली जुबान में बोली। उसे पता था कि निदा बुरी तरह तप जाएगी। कितनी बेहिस हो तुम रमशा, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो इंसानियत दिखाओ। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। जो करना है मेरे साथ करो। सारा बेकसूर है, उसे छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैंने एड्रेस सेंड कर दिया है, मुझसे आकर मिलो, फिर बताऊंगी। लेकिन याद रखना, अकेले ही आना। इमरान और असद को इसकी भनक भी ना पड़े, वरना तुम मुझे अच्छे से जानती हो।
कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो धमकी देते हुए बोली और कॉल काट दी। निदा फोन को देखती रह गई। निदा ने कैब बुक की और सीधा रमशा के बताए पते पर पहुंच गई। पूरा रास्ता इसका दिमाग सारा में उलझा रहा। इन सब का कसूरवार वो खुद को मान रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो सारा और इमरान की जिंदगी में ना आई होती तो इतनी मुश्किलों से ना गुजरना पड़ता। मैडम जी, यहाँ उतरना है आपको? वो अपनी सोचों में गुम थी जब ड्राइवर की आवाज ने उसे चौंका दिया। वो शायद इसके उतरने का इंतजार कर रहा था। निदा ने जल्दी जल्दी उसे किराया दिया और कैब से उतर गई। ये एक वीरान और खंडर जैसी फैक्ट्री थी जो शायद किसी हादसे का शिकार थी और बुरी तरह जल चुकी थी। निदा जल्दी से अंदर की ओर लपकी। रमशा एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसे देखकर उसने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। निदा का मन किया वही कुर्सी उठाकर उसके सर पे मार दे। मुझे क्यों बुलाया यहाँ? और सारा कैसी है? वो कहाँ है? उसने एक साथ कई सवाल कर दिए जबकि रमशा कुर्सी से टेक लगाए बहुत सुकून से उसे देख रही थी। थोड़ा सांस ले लो। निदा, कितने सवाल करती हो यार? वो लापरवाही से बोली, जैसे कोई बात ही ना हो। निदा अंदर तक जल भुन गई। अपना ड्रामा बंद करो रमशा और साफ साफ बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या चाहती हो मुझसे? निदा सीधे पॉइंट पर आ गई। ओके, बताती हूँ, थोड़ा सब्र करो। अगर तुम सारा की सलामती चाहती हो तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना सारा को भूल जाओ। उसे इत्मीनान से कहा जबकि निदा का चेहरा जर्द पड़ गया। वो समझ चुकी थी कि रमशा जैसी मक्कार औरत ने कोई आसान शर्त तो नहीं रखी होगी। क्या निदा घर पर नहीं है? वो कहाँ चली गई? आंटी, आपने पूछा क्यों नहीं? इमरान ने घबरा कर पूछा। वो सब थक हार कर वापस लौटे थे, लेकिन सारा का कोई नामो निशान नहीं मिला और अब निदा भी घर पर नहीं थी। उसने कहा कि उसे किसी से मिलना है और चली गई। मुझे और कुछ भी नहीं बताया। तुम जरा कॉल करो उसे। निदा की माँ परेशान होते हुए बोली, उसका फोन स्विच ऑफ है आंटी। असद ने कहा। वो कब से उसे कॉल कर रहा था लेकिन इसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। इमरान सर पकड़कर बैठ गया। वो जानता था पुलिस में रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं। तभी डोरबेल बजी। वो लगभग दौड़ते हुए दरवाजा खोलने गया। दरवाजे पर निदा थी। कहाँ थी सुबह से? जानती हो कितना परेशान था मैं। और फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? वो आपे से बाहर हो गया था। उसने निदा के बाजू को कस के पकड़ा हुआ था। वो दर्द से करा उठी। इमरान, मेरी बात तो सुने। मैं सारा को ढूंढने, लेकिन इसकी बात पूरी नहीं हुई। क्या सारा को ढूंढने के लिए? हम सब काफी नहीं थे जो तुम निकल गई। निदा, तुम्हें ये सब मजाक लगता है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता? कुछ सोचा है तुमने? इमरान रवानगी में बोलता गया। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि निदा की फैमिली अभी वही है। असद मामले की नजाकत समझते हुए इसके पास गया। इमरान, छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? जस्ट काम डाउन यार, सब देख रहे हैं। वो धीरे से इसके कानों में फुसफुसाया। इमरान ने निदा का बाजू छोड़ दिया। वो आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। उसने इमरान को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा इमरान होगा। उसने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि वो इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करेगी। उसने बहुत डांटा था उसे। आ जाइए, वो जोर से बोली। दरवाजा खोलकर इसके भाई अंदर आए। फैज भाई, आप भी मुझे डांटने आए हैं? उसने मुंह फुलाकर कहा। इसके भाई ने बेख्तियार हंस दिया और इसके पास बैठकर बोले, नहीं गुड़िया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा, क्योंकि मेरे हिस्से की डांट तुम पहले ही खा चुके हो। भाई, आप मुझे चिढ़ा रहे हैं ना? मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सच सच बताना। तुम जानती हो मुझे झूठ नहीं पसंद। जी भाई, पूछिए। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? इमरान और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? भाई, वो निदा इस अचानक सवाल पर हड़बड़ा गई थी और डर भी गई थी। मैं सुन रहा हूं। भाई, आई लव हिम। प्लीज आप मेरी बात समझिए ना। इमरान बहुत अच्छे इंसान है। आप इनसे गुस्सा मत होइएगा। वो अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली। निदा, मैं इन टिपिकल भाइयों जैसा नहीं हूं कि ये सोच कर कि तुम इमरान से प्यार करती हो तुम्हारे प्यार का दुश्मन बन जाओ।
बल्कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आज मैंने इमरान की आंखों में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत और तुम्हें खो देने का डर देखा है। एक भाई सिर्फ इतना ही चाहता है कि इसकी बहन हमेशा खुश रहे, और इमरान से खुश तुम्हें कोई और नहीं रख सकता। वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। भाई आई लव यू, आप इस दुनिया के बेस्ट भाई हो। वो खुशी से चिल्लाई और बेख्तियार अपने भाई से लिपट गई। कोई मुझे बताएगा ये बहन भाई में क्या खिचड़ी पक रही है? निदा की माँ कमरे में दाखिल हुई। फैज, मुझे लगता है तुम्हारी बहन अब बड़ी हो गई है। इसके हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। इसकी माँ इसकी पेशानी चूमते हुए बोली, अम्मी आपको भी पता है, एक माँ बिन कहे अपने बच्चों के दिल का हाल समझ लेती है। फिर मैंने तो तुम्हारी आंखों में इमरान के लिए मोहब्बत भी देखी है। निदा अपनी माँ से लिपट गई। एक बार फिर से इसे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। इसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। रात के 2 बज रहे थे। निदा धीरे से घर से बाहर निकली ताकि किसी को खबर न हो सके। उसके घर से कुछ ही दूर पर एक कैब खड़ी थी जो निदा ने शाम में ही बुक कर ली थी। सफर बहुत लंबा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ड्राइवर उसे अजीब नजरों से देख रहा था। इसकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे। उसने कब्रिस्तान से थोड़ी देर पहले ही कैब को रुकवा लिया था और ड्राइवर को पैसे देकर अंदर आ गई थी। वो अब भी उसे देख रहा था। निदा ने फोन की लाइट ऑन कर ली और डरते डरते कब्रिस्तान का गेट खोला। वो किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। गेट एक चिंगारती आवाज के साथ खुल गया। कब्रिस्तान भाई भाई कर रहा था। कुछ कब्रें अभी खोदी गई थी, कुछ पुरानी थी। उसे ऐसे लग रहा था कि अभी कब्र से सारे मुर्दे उठकर उसकी गर्दन दबोच लेंगे। लेकिन उसने अपनी रुकती सांसें बहाल करने की कोशिश की। वो सारा के लिए कुछ भी कर सकती थी। फिर ये तो सिर्फ कब्रिस्तान ही था। वो धीरे धीरे कब्र की तरफ गई जो बहुत पुरानी थी। उसने कांपते हाथों से फावड़ा उठाया और उसे खोदना शुरू किया। तुमसे नहीं होगा, लाओ मैं कर दूं। अचानक से कोई पीछे से बोला। निदा चौंक गई। इसके हाथ से फावड़ा छूट गया। वो एक 20-21 साल कसरती बदन का लड़का था। निदा को इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगी, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे समझ नहीं आया। कौन हो तुम? मेरे अब्बा इसी कब्रिस्तान की रखवाली करते हैं, हम वहां रहते हैं। उसे कब्रिस्तान की दूसरी ओर बने कच्चे घर की तरफ इशारा किया। अब निदा की जान में जान आई। वो कोई भूत नहीं है, वरना रात के 2 बजे कोई कब्रिस्तान में पिकनिक मनाने तो नहीं आएगा। वैसे तुम्हारी ही तरह रात में बहुत से लोग आते हैं यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने। वो हंसा। निदा ने महसूस किया इसकी हंसी में अजीब सा खोखलापन था। वो लोग क्या करने आते? निदा ने पूछा। इस लड़के ने उसे फावड़ा ले लिया और कब्र खोदने लगा। वही जो तुम करने आई हो। उसने बिना इसकी तरफ देखे जवाब दिया और मुसलसल खुदाई करता रहा। मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी दोस्त को बचाना चाहती हूँ। अपनी दोस्त को बचाने के चक्कर में तुम गुनहगार बनने जा रही हो, इसका क्या तुम्हें यह सब गलत नहीं लगता? तुम्हें किसी गलत काम में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं। निदा थके लहजे में बोली और वहीं मिट्टी के ढेर पर बैठ गई। वो लड़का रुककर उसे देखने लगा। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो? तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। वो एक जादूगरनी है और उसने मेरी दोस्त को कैद किया हुआ है। वो कोई आम कैद नहीं है जो हम उसे छुड़ा लेंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, वरना तुम्हारी मर्जी। उसने कंधे उचका कर कहा और वापस अपने काम पर लग गया। मैं अपने मकसद के हुसूल के लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं झोंक सकती। तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो, वही काफी है। निदा ने कब्र की ओर इशारा किया। उसे फावड़ा रख दिया और उससे थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ गया। निदा खामोशी से उसे देख रही थी। वो सोच रही थी कि अगर ये ना आता तो इसका क्या हाल होता। उसे सोचकर ही झुरझुरी ली। मैं तुम्हें कोई गलत काम नहीं करने दे सकता।
तुम अपनी दोस्त को बचाना चाहती हो तो मुझ पर छोड़ दो, वो कल सुबह तुम्हारे घर पर होगी, मैं तुमसे वादा करता हूं। तुम भला एक अजनबी की मदद क्यों करोगे? शायद मेरे लिए तुम एक अजनबी ना हो। क्या मतलब? तुम मुझे अजनबी नहीं लगती, इसलिए तो मैंने तुम्हारी मदद की। चलो मैं तुम्हें घर वापस छोड़ आता हूं। वो उठते हुए बोला। निदा हैरानी से उसे देख रही थी। और अगर रमशा ने कुछ कर दिया तो वो चाहती थी मैं उस मुर्दे की खोपड़ी उसे दूं, इसके बदले वो सारा को छोड़ देती। मैं नहीं चाहता तुम तोहम परस्ती को बढ़ावा दो, मैं तुम्हें गुनहगार बनने नहीं दे सकता। क्या तुम्हें पता है वो ये सब क्यों करवा रही है? उस लड़के ने सवालिया नजरों से निदा की ओर देखा। उसने ना में सर हिला दिया। वो फिर से बैठ गया ताकि वो एक ताकतवर जादूगरनी बन सके। वो चाहती तो ये खुद भी कर सकती थी, लेकिन इसमें इसका अमल जाया हो जाता क्योंकि इसके हाथ नापाक है। वो ये काम तुमसे करवाना चाहती थी क्योंकि तुम जादू के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम एक आम इंसान हो और मासूम भी, इसने तुम्हें मोहरा बनाया। तुम्हें लगता है तुम उसे खोपड़ी ले जाकर दे दोगी तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ये पूरा अमल तुमसे करवाएगी और ये करने के बाद और भी ताकतवर हो जाएगी। वो बोलता रहा और निदा सांस रोके सुनती रही। तुम इतना कुछ कैसे जानते हो? मेरे अब्बा ने मुझे बताया है। उनकी पूरी जिंदगी इस कब्रिस्तान में बीती है। वो बोला। निदा ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि वो अब भी उसे ही देख रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन इससे पीछा कैसे छूटेगा? वो मेरी जानी दुश्मन बनी हुई है। निदा बोली। उसका गला भर आया और आंखें आंसुओं से भर गई। क्या तुम एक अजनबी पर यकीन कर सकती हो निदा? उसकी आंखों में देखते हुए बोला। निदा ने ध्यान नहीं दिया कि वो इसका नाम कैसे जानता है। क्या मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए? उसने उल्टा सवाल कर दिया। मैं तुमसे वादा करता हूं, कल सुबह होते ही सारा तुम्हारे घर पर होगी, लेकिन तुम रमशा की बात नहीं मानोगी। वो बोला। लेकिन ठीक है, चलो रमशा को उसकी चाल में फंसाते हैं। मैं जैसा कहता हूं वही करो। वो बोलता रहा। निदा की आंखें चमकने लगी। उसने झट से हाँ में सर हिला दिया। शायद उसका अपना ऑटो रिक्शा था। उसने ड्राइविंग सीट संभाली जबकि निदा पिछली सीट पर बैठ गई। पूरे रास्ते निदा उससे इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन वो बहुत नपे तुले अंदाज में जवाब दे रहा था। लो, तुम्हारा घर आ गया। उसने इमरान के घर की ओर इशारा करके कहा। मेरा घर? इतनी जल्दी कैसे? और मैंने तो तुम्हें पता भी नहीं बताया था। फिर तुम्हें कैसे पता? निदा ने एक साथ कई सवाल कर दिए। इसका दिल किसी अनजाने खतरे से डर रहा था। मुझे सब पता है। वो मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराया और ऑटो घुमा लिया। वो शक व शुबहात में घिरी अंदर चली गई। इमरान सोफे पर बैठा शायद उसी का इंतजार कर रहा था। असद भी इसके बगल में बैठा था। उसे देखते ही वो उठ खड़ा हुआ। कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? कहाँ गई थी? कुछ बताओगी? वो पहले ही नाराज था और भी फिर गया। वो सहम गई। उसे क्या बताती वो कहाँ थी? मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकती इमरान। क्या मतलब कि नहीं बता सकती? कहाँ थी बताओ मुझे। वो चिल्लाया। निदा काम गई। असद, देख रहे हो इसको? आधी रात को घर आ रही है, और क्या मुझे ये जानने का हक भी नहीं कि ये कहाँ थी? वो असद से बोला जबकि वो निदा के चेहरे के बदलते रंगों को देख रहा था। इमरान, मैंने कहा ना, मैं आपको बाद में सब बता दूंगी। वो बोली और अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। इमरान गुस्से में भरा अपने कमरे में चला गया। असद कुछ देर खड़ा रहा, फिर निदा के दरवाजे पर नॉक करने लगा और उसे आवाज भी दी। निदा ने दरवाजा खोल दिया। उसने झांक कर देखा इमरान बाहर है या नहीं। वो बाहर निकल आई और असद को सुबह से अब तक की सारी बात बता दी। निदा, क्या तुम्हें उस अजनबी पर सच में यकीन है? क्या ये रमशा की कोई चाल तो नहीं? पता नहीं, लेकिन मुझे उस पर यकीन है असद। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसने वादा किया है
और मुझे यकीन है वो अपना वादा नहीं तोड़ेगा। निदा पुर यकीन लहजे में बोली। पता नहीं सारा किस हाल में होगी, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। असद फिक्रमंदी से बोला। शायद मैंने निदा को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है, आखिर इन सब में इसकी क्या गलती। वो अपने कमरे में बैठा खुद को कोस रहा था। क्या मैं उससे माफी मांग लूं? इमरान खुद से बोला और उठकर अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगा। मैं क्यों माफी मांगू? माफी तो उससे मांगनी चाहिए थी। इतनी बड़ी गलती की है, ऊपर से इतनी अकड़ दिखा रही है, इडियट। उफ, ठीक है, मैं ही माफी मांग लेता हूँ। वैसे भी वो इतनी परेशान है, अभी बैठकर रो रही होगी। इमरान खुद को समझाते हुए बोला और कमरे से निकल गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलूंगी आपसे इसके पार्ट 8 के साथ, सेम टाइम सेम चैनल। बाय बाय।